नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, सुख व दुख तो मेहमान हैं, बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देते हुए 60% से कम लाइन लॉस वाले लगभग 1000 गांवों में दोपहर 12 बजे से लेकर सायं 4 बजे तक बिजली कट न लगाने का निर्णय लिया है, ताकि गर्मी के इस मौसम में बिजली कटों के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी न हो। इसके अलावा प्रदेश के लगभग 4500 गाँव में मेरा गाँव जगमग गाँव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में धान की बिजाई के चलते बिजली के कट लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस समय किसानों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है। रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि लगभग 4500 गाँव में पूरे 24 घंटे बिजली रहेगी, जबकि इन लगभग 1000 गाँव में दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक बिजली का कोई कट नहीं लगेगा। इसके अलावा रात को भी सभी गाँव में बिजली रहेगी। शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक और मेघालय में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि हरियाणा के रोहतक में 2.8 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र रोहतक था, जो कि दोपहर 3:32 पर आया। हालांकि 9वीं बार भूकंप के झटके लगने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में आए भूकंप के कुछ ही घंटों बाद मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि मेघालय के तुरा से 79 किलोमीटर पश्चिम में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया है। वहीं मेघालय के बाद लद्दाख में शुक्रवार रात 8:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र कारगिल से 200 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। कोविड-19 संकट के दौरान लगातार आ रहे भूकंप से लोगों में दहशत है और इसको लेकर वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। मालूम हो कि हरियाणा में तीसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है। प्रदेश में जल्द ही प्रीपेड यानी स्मार्ट मीटरों के जरिए लोगों को सस्ती बिजली मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। इस सिस्टम के जरिए उपभोक्ताओं को टैरिफ रेट में 5% की छूट दी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बिजली निगम की तरफ से ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है। बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम ने इस योजना और प्रोग्रेस रिपोर्ट से हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन DS ढेसी को भी अवगत करा दिया है। प्रदेश में बिजली निगम की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना अब धीरे धीरे सिरे चढ़ रही है। प्रीपेड मीटरों की संख्या प्रदेश में फिलहाल 10 लाख का लक्ष्य तय कर रखा है। विभाग ने दिसंबर 2021 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाई हुई है। प्रदेश में अभी तक करीब 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। हरियाणा के कारागार विभाग में वॉलंटियर जेल वार्डर के 699 पदों को भूतपूर्व सैनिकों या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त कर्मियों में से 1 वर्ष की नियमित अवधि के लिए अनुबंध आधार पर रखा जाएगा। साथ ही सरकार ने प्रदेश के 4500 SPO का सेवाकाल का विस्तार 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय जेल अंबाला में 30, केंद्रीय जेल 1 हिसार में 97, केंद्रीय जेल 2 हिसार में 5, भिवानी में 12, फरीदाबाद में 82, गुरुग्राम 83 और झज्जर में 3 वॉलंटियर जेल वार्डन रखे जाएंगे। इसी तरह जींद में 27, कैथल में 11, करनाल में 117, कुरुक्षेत्र में 9, नारनौल में 16, पलवल में 1, पानीपत में 47, तो वहीं रेवाड़ी में 118, रोहतक में 5, सिरसा में 7, सोनीपत में 4 और यमुनानगर में वॉलंटियर जेल वार्डन के 27 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पद के लिए भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से ऐसे सेवानिवृत्त कर्मी पात्र होंगे जिनकी आयु 25 से लेकर 50 वर्ष के बीच हो और जिन्हें अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सा अस्वस्थता के कारण सेवा से न हटाया गया हो। ये वॉलंटियर जेल वार्डर अनुबंध आधार पर केवल 1 वर्ष की अवधि या नियमित उम्मीदवार के कार्य ग्रहण की तिथि जो भी पहले हो के लिए 18,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखे जाएंगे। यह राशि उन्हें केवल नगद न देकर उनके बैंक खातों में जमा करवाई जाएगी। वॉलंटियर जेल वार्डों की भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल का आयोजन नहीं होगा, परंतु उन्होंने सेना या सशस्त्र पुलिस बल में से कम 5 वर्ष की सेवा या सेवानिवृत्ति के समय चिकित्सा A श्रेणी की होनी चाहिए।
कोरोना महामारी के बीच महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक यानी एमडीयू से राहत भरी खबर आ रही है। यूनिवर्सिटी अपने छात्रों का पहली बार बीमा करवाने जा रही है। छात्र से विश्वविद्यालय बीमा प्रीमियम के मात्र 48 रुपए लेगा। इतनी ही राशि यूनिवर्सिटी की तरफ से बीमा कंपनी में जमा करवाई जाएगी। वैसे पॉलिसी का प्रीमियम 80 रुपए प्रतिवर्ष है। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुताबिक जीएसटी वगैरह मिलाकर सामूहिक बीमा पॉलिसी 96 रुपए की पड़ती है। अधिकारियों का कहना है कि छात्रों का बीमा करने वाली एमडीयू देश में पहली यूनिवर्सिटी होगी। अफसरों ने कहा है कि योजना को पायलट बेस पर शिक्षा सत्र 2020-21 में लागू किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैंपस में 10,000 के करीब छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बीमा योजना की शुरुआत में इन छात्रों को ही शामिल किया जा रहा है। अगर योजना सफल होती है तो बाद में इस कॉलेज स्तर पर भी लागू करवाया जाएगा। सामूहिक बीमा योजना में शामिल छात्र के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो विश्वविद्यालय बीमा कंपनी की तरफ से छात्र के अभिभावकों को 1 लाख रुपए का क्लेम दिलवाएगी। यह क्लेम प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों प्रकार की मृत्यु पर देना पड़ेगा। अब अगस्त और सितंबर से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र के लिए जब छात्र अपनी फीस जमा करवाएंगे तो उसके साथ ही 48 रुपए देने होंगे। यह पैसा छात्र कल्याण कोष में जमा हो जाएगा। इस कोष से पैसा जीवन बीमा कंपनी को प्रीमियम के रूप में जमा करवा दिया जाएगा। यानी कि विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए यह अनिवार्य होगी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,92,694 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक हैं। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। असम ने गुवाहाटी और कामरूप जिलों में 14 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह 28 जून की आधी रात से लागू हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में शॉपिंग मॉल अगले हफ्ते खुलेंगे। पिछले 3 महीनों से यहाँ शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल बंद ही थे। हालांकि अभी भी धार्मिक स्थलों के बंद ही रहने की खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना करीब 3,000 बढ़ रही है। टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं इसलिए केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में हालात काबू में हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि अगर किसी पुलिसकर्मी की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को सरकारी घर खाली नहीं करना होगा। उसके परिवार को 65 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। उधर राज्य में अब तक 4,326 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,282 ठीक भी हो गए हैं, जबकि 54 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 91 नए मामले सामने आए। इसी बीच सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। कांवड़िये दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी अगर अपने जीवन के बारे में सोचें तो हमने अनेक उतार और चढ़ाव देखे हैं। हमारे गांव और शहरों में कई तरह की मुश्किलें आती रहती हैं। कल उत्तर प्रदेश और बिहार में बिजली गिर गई, कई जानें चली गई। उन्होंने कहा कि इसी तरह किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक ही तरह का कोरोना संकट आ जाएगा। हमें नहीं मालूम कि इससे कब निजात मिलेगी, लेकिन एक दवाई है जिससे हम बच सकते हैं। यह दवाई है 2 गज की दूरी, गमछे से मुंह ढकना। जब तक कोरोना की दवाई नहीं बनती है तो हमें इसी तरह से अपना बचाव करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए बेहद अच्छा काम किया है। आंकड़ों की तुलना से पता चलता है कि हम यूरोप के 4 बड़े देश इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन 200 से 250 साल पहले दुनिया में सुपर पावर हुआ करते थे। आज भी इनका दबदबा है। इनकी आबादी 24 करोड़ के लगभग है। हमारी तो अकेले यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है। कोरोना से इन 4 देशों में से 1,30,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 600 लोगों की जान गई है। इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन की सरकारों ने कोरोना से लड़ने की हर कोशिश की है, लेकिन उन्हें वह कामयाबी नहीं मिली जो उत्तर प्रदेश को मिली है। अब खबर मौसम विभाग से। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और इससे सटे भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने या तेज बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं झारखंड, रायलसीमा, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ के शेष भागों, गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दक्षिणी गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। एशिया में चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने मास्टर प्लान बना लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तादाद में यूरोप से
सैनिकों को हटाकर एशिया में तैनात करने का फैसला लिया है। अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों को घटाकर एशिया में तैनात करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन जैसे देशों के लिए चीन से बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपने बलों की वैश्विक तैनाती की समीक्षा कर रहा है, जिससे कि उचित स्थानों पर इसकी मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। पोम्पियो ने यह बात डिजिटल ब्रसेल्स फोरम 2020 में बृहस्पतिवार को एक सवाल के जवाब में कही। पोम्पियो ने कहा कि बल की तैनाती की समीक्षा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर की जा रही है, जिसके तहत अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या लगभग 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। उन्होंने कहा कि बल की तैनाती जमीनी हकीकत के आधार पर की जाएगी। पोम्पियो ने आरोप लगाया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA उकसाने वाली सैन्य गतिविधियां संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसमें दक्षिण चीन सागर में आक्रामकता बरकरार रखना, भारत के साथ हुआ घातक सीमा विवाद, अपारदर्शी परमाणु कार्यक्रम और शांतिपूर्ण पड़ोसियों के खिलाफ चेतावनी शामिल है। हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार को पड़ोसी जिला महेंद्रगढ़ की ओर से टिड्डी दल प्रवेश कर गया। करीब 5 गांवों में फसलों को प्रभावित करने के बाद हवा के रुख के साथ टिड्डी दल राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया। गनीमत रही कि हवा की दिशा के अनुसार चलने वाले इस दल ने केवल 3-4 गांवों को ही अपनी चपेट में लिया। जैसे ही दल का हमला हुआ तो किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े। गांव नांगल, जमालपुर, बोका, ऊंचा सहित कुल 5 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। जिला प्रशासन ने टिड्डी दल के प्रवेश करते हुए दल नियंत्रक को अपने अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि कृषि, राजस्व, पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभाग टिड्डी दल के हमले को लेकर सजग व सतर्क रहें। सभी विभाग मिशन मोड में कार्य करें और किसानों को बचाव के बारे में जागरूक करें। कृषि विभाग की विशेष रूप से जिम्मेदारी है कि इस बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें। उप निदेशक कृषि कार्यालय में 24 घंटे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। लोग दूरभाष नंबर 01274 222 322 और मोबाइल नंबर 94 672 59 229 रविंद्र कुमार कृषि विकास अधिकारी पौधा संरक्षण व ब्लॉक कृषि अधिकारी कोसली के नंबर 86 84 88 88 54 तथा सतीश एडीओ नाहड़ को मोबाइल नंबर 98 124 70 692 पर टिड्डी दल के हमले की सूचना दे सकते हैं। उपायुक्त ने कृषि विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि सीमावर्ती गांव में टिड्डी दल के बचाव के तरीके जैसे ढोल, नगाड़े, डीजे बजाकर टिड्डी दल को भगाने के बारे में जागरूक करें। अब बात आज के इतिहास की। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह का निधन 27 जून 1839 में हुआ। हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन का जन्म 27 जून 1939 में हुआ। ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिलिंग ने आज ही के दिन 1957 में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। ये रिपोर्ट 25 साल के शोध पर आधारित थी। उड़न परी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली PT उषा का जन्म 27 जून 1964 में आज ही के दिन हुआ था। अंग्रेज क्रिकेट खिलाड़ी केविन पीटरसन का जन्म 27 जून 1980 में आज ही के दिन हुआ। और अंत में भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत राय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून 2015 में अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया।